नमस्कार दोस्तों, आज के 8 मिनट में 24 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सरोकार। भारत में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के 22 मामलों का पता चला है, जिनमें से 16 मामले महाराष्ट्र के हैं। बाकी मामले मध्य प्रदेश और केरल में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत उन 9 देशों में से एक है जहां अब तक डेल्टा प्लस स्वरूप मिला है। उन्होंने रेखांकित किया कि इसे अभी तक चिंताजनक स्वरूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 80 देशों में डेल्टा स्वरूप का पता चला है। केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप प्रशासन के 2 हालिया आदेशों, डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने के संचालन पर रोक लगा दी है। ये आदेश द्वीप समूह के एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर एक डिवीजन बेंच द्वारा जारी किया गया था। याचिकाकर्ता अहमद ने कहा कि ये प्रस्तावित पशु संरक्षण 2021 को लागू करने के इरादे से किया गया था, जो गायों, बछड़ों और बैल के वध पर प्रतिबंध लगाता है। मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल कर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को भी आरोपी बनाया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार गोस्वामी और ARG आउटलियर मीडिया के 4 अन्य जो रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, CEO प्रिया मुखर्जी, शिवेंदु मुरेकर और शिव सुंदरम को 1800 पृष्ठ के दूसरे पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उनके अनुसार चैनल अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर रिश्वत देकर TRP में हेरफेर करवा रहा था। पिछले 1.5 साल में हर कोई कोविड और ठप पड़े कामकाज से बुरी तरह परेशान है। एक तरफ तो यह बीमारी कई परिवारों के लिए मौत का झोंका लेकर आई, तो दूसरी तरफ नौकरियों के जाने और व्यापार ठप पड़ने से लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार के पास इनकम टैक्स के जरिए पहुंचने वाले पैसों से कहीं ज्यादा पैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन पर लगे टैक्स से पहुंचा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार के पास इनकम टैक्स के रूप में 4.69 लाख रुपए पहुंचे, जबकि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट से 5.25 लाख करोड़ रुपए आए हैं। यह हाल तब है जब महंगाई और लॉकडाउन आदि की वजह से पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में गुपकार संगठन के नेता भी शामिल होंगे। इसी मुद्दे को लेकर ABP न्यूज पर आयोजित टीवी डिबेट के दौरान जब शो की एंकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने लगी, तो गुपकार संगठन के प्रवक्ता यूसुफ तारिगामी डिबेट छोड़कर चले गए। गुपकार संगठन के प्रवक्ता यूसुफ तारिगामी ने कहा कि दोनों देशों के बीच गोला बारूद का तबादला होता आया है। इससे दोनों तरफ के खेतों में काम करने वाले किसान बर्बाद हो गए। लेकिन थोड़े दिनों पहले गोली बारूद रुकने की वजह से बॉर्डर के पास रहने वाले किसानों ने बड़ी राहत महसूस की है और उनको दुआएं दी, जिन्होंने गोलीबारी रुकवाने में अपना योगदान दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश तो खलल डाल ही रही है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर्स की ड्रेस भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। मैच के 5वें दिन मोहम्मद शमी तौलिया पहनकर फील्डिंग करते दिखे। ड्रेस को लेकर जसप्रीत बुमराह से भी एक गलती हुई। तेज गेंदबाज बुमराह WTC फाइनल के लिए निर्धारित जर्सी की बजाय नियमित भारतीय जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। हालांकि थोड़ी देर में ही उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ और जब उनका ओवर खत्म हुआ तब वो ड्रेसिंग रूम की ओर भागे और WTC फाइनल की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे। नेपाल में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया जब उच्चतम न्यायालय ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके 2 कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया। काठमांडू पोस्ट ने खबर दी कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है और इसीलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते। इस आदेश के साथ ओली कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 5 मंत्री बचे हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बन रही स्वर्ण मंदिर की नकल वाली इमारत को ढहा दिया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये इमारत सिखों की भावनाओं और मर्यादा के खिलाफ थी, इसीलिए इसे नष्ट कर दिया गया। दरअसल दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मौजूद भारत दर्शन पार्क में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पार्क में मैसूर पैलेस, चार मीनार सहित देश के 18 लोकप्रिय स्मारकों की नकल वाली इमारत बनाई जा रही है। इस पार्क में सिखों के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की नकल वाली इमारत बनाई जा रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर बिना बैटिंग कोच के जाएगी। दरअसल टीम के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उसने इस फैसले को अनिच्छा लेकिन सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया। PCB ने हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया है। पाकिस्तान की टीम 25 जून से 20 जुलाई तक 3 एक दिवसीय और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए ब्रिटेन का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व तैयारी
नहीं करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से सीएम प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ ही होंगे, इस पर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम राजनीतिक कयासों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4.5 सालों में पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती से निर्दलीय सांसद व अभिनेत्री नवनीत कौर को जाति के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। नवनीत राणा महाराष्ट्र में अमरावती की सुरक्षित संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सोने और चांदी की कीमत में आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से सोना 9,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की गिरती कीमतें गोल्ड के लिए सुनहरा रास्ता तैयार कर रही हैं। इसका कारण एक और भी है, क्योंकि इक्विटी मार्केट पहले से ही ओवर वैल्यूड है। ऐसे में निवेशक गोल्ड की ओर मूव कर सकते हैं। गौतम अडानी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। फोर्ब्स लिस्ट में $4.8 बिलियन यानी 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन अडानी की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद वो फोर्ब्स की सूची में 18वें पायदान से 16वें पायदान पर आ गए हैं। अब जल्द ही वो चीनी अरबपति को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अब करीब $2 बिलियन का ही अंतर रह गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान जेडीयू का भले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन वो पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनका हनुमान हूँ। इस समय पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में खुद को असहाय पाकर उनका दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि इस संकट में भाजपा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। पिता रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा को तब अपनाया था जब कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं था। नीतीश कुमार ने जब भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मेरे पिता हर मुद्दे पर भाजपा के साथ थे। खबर नंबर 15। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के कूटनीतिक संबंधों पर जमी बर्फ जस की तस बनी हुई है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने साफ कर दिया है कि अमेरिका उनके साथ बात करने की उम्मीद न रखे। इससे अमेरिका को और अधिक निराशा मिलेगी। किम यो जोंग की ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन के बयानों के बाद आई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जेल में शाहिद नाम के एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि कैदी के परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। हिरासत में कैदी की मौत होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर मानवाधिकार आयोग हमेशा क्यों चुप्पी साधे हुए रहता है। यदि आप पश्चिम बंगाल के लिए तत्काल जांच का आदेश दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्यों नहीं, जिनके मुख्यमंत्री बंदूक से राज करने में यकीन रखते हैं। कृपया उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों, खासकर हिरासत में हो रही हिंसा के खिलाफ कार्रवाई करें। गुपकर जन घोषणा पत्र गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बताया कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगा। यह घोषणा यहां अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास पर केंद्र के निमंत्रण को लेकर चर्चा करने के बाद बुलाई गई PAGD नेताओं की बैठक के बाद की गई। अब्दुल्ला ने कहा कि आप सभी हमारे रुख के बारे में जानते हैं और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले जो रुख था वो अब भी है और आगे भी वही रहेगा। खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड द्वारा छात्रों के मूल्यांकन संबंधी स्कीम को मंजूर कर लिया। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि जो बच्चे 12वीं क्लास में शामिल थे वे NDA और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे। क्या सिर्फ 12वीं की परीक्षा ही कोरोना के खतरों का कारण बन सकती है, दूसरी नहीं तो फिर 12वीं परीक्षा को रद्द करने का क्या औचित्य है। जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि CBSE ने जनहित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। कोरोना महामारी ने सारे देश के सिस्टम को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। एक तरफ जहां सरकार लॉकडाउन से लेकर वीकेंड कर्फ्यू और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के द्वारा इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से इस महामारी से हम नहीं निपट सकते। जब तक लोग इसके प्रति जागरूक होकर कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे, तब तक हमारी जंग इस महामारी के साथ जारी रहेगी। स्वास्थ्य कर्मी भी विपरीत परिस्थितियों में आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में एक ऐसी महिला का किस्सा सामने आया जो अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर नदी पार कर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए देश के प्रति
अपना फर्ज निभा रही है। एटीएस ने सोमवार को धर्मांतरण के मामले में जिस मोहम्मद उमर को गिरफ्तार किया है वो खुद को पूर्व प्रधानमंत्री के खानदान का होने का दावा कर रहा है। उमर गौतम मूल रूप से फतेहपुर के थ्रियाव थाने के रंबुआ पथुआ गांव का निवासी है, जिसका नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। वो राजपूत परिवार से है। उसने दावा किया है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खानदान का है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए फतेहपुर पुलिस से संपर्क किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की असल संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से यह भंडाफोड़ हुआ है कि 31 मार्च 2021 तक कोरोना काल के 9 महीनों में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना अधिक है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ट्वीट में आरोप लगाया, राज्य की बीजेपी सरकार मृत्यु के आंकड़े को नहीं, दरअसल अपना मुंह छिपा रही है। हालांकि अखिलेश ने ट्वीट में ये नहीं बताया है कि आरटीआई के तहत ये जानकारी किसे और कब दी गई। सेंसेक्स 14.25 अंक ऊपर 52,588.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 26.25 अंक की मामूली बढ़त के साथ 15,772.75 के स्तर पर बंद हुआ। देश और दुनिया के इतिहास में 23 जून यानी कि आज की तारीख में हुई प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 1912 में आज ही के दिन कंप्यूटर साइंस के बादशाह कहे जाने वाले क्रिप्ट एनालिस्ट एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ था। 1960 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ। 1980 में आज ही के दिन विमान हादसे में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य संजय गांधी की मौत हुई थी। 1985 को एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। तो ये थी आज की 24 अहम खबरें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम कम समय में आपके काम की और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब अपने परिवारजन के साथ हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब आप अपने दोस्त रवि मोहन को दीजिए इजाजत। न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।